मायूस आदमी अमावस की काली स्याह रात की लपेट में होता है। दिन में भी हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा, हर पहलू पहलू दर पहलू तारीखी। ना कोई रास्ता दिखाई दे, ना हाथ को हाथ दिखाई दे। वो भी अमावस की ही रात थी, चांद की आखिरी तारीखें और ऊपर से अंधेरे के गिलाफ में लिपटे तारीख स्याह बादल। माहौल बेइंतहा खौफनाक सा हो गया था। रात आधी से ज्यादा बीत गई थी। अक्टूबर के महीने में रात के वक्त अमूमन हवा में हल्की सी खनकी भी तो दर आती है। अतफाक से ये थी भी अक्टूबर की आखिरी तारीख, सो ठंडक कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। और फिर आज तो हवा में नमी का तनासब भी कहीं ज्यादा था। भीगी भीगी हवा बारिश की आमद का पता देती थी कि वो अब आई के तब। बादल थे कि हर गुजरते पल गहरे से गहरे हुए जाते थे। कभी कभी जब वो गरजते तो यूं लगता जैसे बहुत से लोग मिलकर कोई ड्रम बजाते चले जा रहे हो। हशरात की मखसूस आवाजों ने माहौल की पुर असरारियत हद दर्जा बढ़ा दी थी। तारीखी बादलों की गरज, बिजली की चमक, तेज हवा के थप्पड़ और हशरात की ड्रोनी आवाजें क्या कम हौलनाक थी कि एकदम जोर से बिजली चमकी और एक इंतहाई जोर का धमाका हुआ, जैसे करीब ही कोई जोरदार ताकत का बम फटा हो। शायद अतराफ में कहीं बिजली गिरी थी। बिजली की तेज चमक से रात में दिन का समा सा हो गया, यूं जैसे पुराने जमाने की कोई पुरानी ट्यूबलाइट पूरी तरह रोशन होने से पहले मुसलसल जलने बुझने के बाद एकदम रोशन हो जाए और माहौल रोशनी से नहा जाए। लेकिन ऐसा सिर्फ चंद लम्हों के लिए हुआ और वो ट्यूबलाइट यकायक बुझ गई और तारीखी ने फिर से अपना तसल्लत जमा लिया। इस लम्हाती रोशनी ने एक इंसानी वजूद को जरूर बेनकाब किया था, जो हालात से बेनियाज आगे की जानब सरकरा था। इस नई पेशे रफत ने इसे भी ठिठक कर रुकने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन चंद लम्हों बाद वो फिर आगे की जानब बढ़ने लगा। ये दिलावर था, अपने नाम की तरह एक शेर दिल नौजवान। इस तारीख रात सुनसान रास्ते पर इस तूफानी मौसम में आधी रात के वक्त तनहा इसकी मौजूदगी इसे शेर दिल ही तो साबित करती थी। धमाके ने एक लम्हे के लिए तो इसका भी दिल दहला डाला था, मगर अब फजा को सन्नाटे ने अपनी लपेट में ले लिया था और तारीखी ने अपने पर पहले से कहीं ज्यादा फैला लिए थे। दिलावर की चाल में अब पहले से ज्यादा तेजी आ गई थी। शायद वो जल्द से जल्द अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचना चाहता था। पिछले कई रोज से इसका ये रोज का मामूल था कि आधी रात के वक्त चोरों की तरह घर से निकलता और कोई 1.5 घंटे बाद वापस लौटता। चांद की 15 तारीख से अब तक ये सफर वो पूरे यकीन और अज़म के सहारे तय करता चला आ रहा था। इसकी मंजिल अब चंद 100 गज के फासले पर थी। चांद रात को इसका सफर खत्म हुआ जाता था, जिसके बाद गोहर मुराद इसके हाथ में होता। बिल आखिर इसका इश्क कामयाब हो जाता और कामयाबी इसके कदम चूमती। ये 10-12 दिन उसने किस करब में गुजारे ये वो जानता था, या इसका खुदा। उसकी जगह कोई और होता तो ना जाने कब का होश गंवा चुका होता या जान गंवा चुका होता। लेकिन ये दिलावर था, मजबूत असाब का मालिक। इलाके के लोग जिसकी बहादुरी के गुण गाते नहीं थकते थे और अल्लड़ मटियारें जिसे देख देख कर ठंडी आहें भरा करती थी। किसी के लबों पर इसका नाम सुनती तो शर्म से दोहरी हो जाती। राजदार सहेलियों में, सरगोशियों में जिसके तज़किरे मनपसंद मशगला होते कहीं दिखाई दे जाता तो दूर तक देर ना जाने कितनी निगाहें इसका पीछा करती, पर वो ऐसा बेनियाज और ला ताल्लुक के अपने इर्द गिर्द की कुछ खबर ना इससे कोई सरोकार। वो तो शायद किसी और ही दुनिया का बासी था, चुपचाप गुमसुम और सबसे अलग थलग, मगर फिर भी सबसे नुमाया, सबका मरकज नगाह। बस्ती के किसी बंदे बशर को ये खबर हो जाती कि दिलावर जैसा सैलानी छिला कशी में लगा है तो गुमान गालिब है। इन्हें सुनकर तो रहा, एक तरफ देखकर भी अपनी आंखों पर कभी यकीन न आता। दिलावर और छिला खींचे नामुमकिन, वो जो पूरे इलाके का सिकंदर है, जिसका रोब इतना है कि कोई इसकी आंख में आंख डालकर बात नहीं कर सकता। वो और सफली अमल में मशगूल, झूठ बकवास। लेकिन ये बात 100% दुरुस्त थी कि वो पिछले कई रोज से ये सब कुछ कर रहा था और अब तक इसका राज राज ही था। गांव का एक भी आदमी इसके इस कारनामे से वाकिफ नहीं था। शाह साहब और इसका जिगरी दोस्त अगर जानते थे तो वो कौन सा इस गांव में रहते थे। राजदारी की कड़ी शर्त और हदायत के साथ ही तो इसे इस कड़े अमल की इजाजत मिली थी। फिर भला वो इसका राज क्यों कर फाश करते।
प्यार भी बड़ी जालिम शय है, बड़े बड़ों को इनकी औकात याद दिला देता है। तब अन्ना का खुमार टूटता है और सारी बेनियाजी दरी की दरी रह जाती है। सांस की डोर उलझ सी जाती है। धड़कने ही नहीं, जिंदगी भी अजीब ले पर थरकती है। जिंदगी के सारे मामूलात उल्ट होकर रह जाते हैं। मीर ने सच्ची तो मजहब इश्क के बानी को सख्त काफर कह डाला था। दिलावर भी तो इसी के बाइस बरगश्ता हो गया था। सफली अमल कभी भी आसान नहीं होता कि हर आम इंसान इसमें से सुरखरू होके निकले। दिलावर जैसे जीदार का बरकस निकल गया था। फिर आम आदमी की भला क्या औकात। प्यार की तलब भी इस मोड़ पे ले आई थी कि वो इन मनफी राहों पर दूर, बहुत दूर निकल आया था। ये भी खबर ना थी कि मंजिल की सिमत बढ़ रहा है या लम्हा लम्हा दूर होता जा रहा है। किसी ने गलत तो नहीं कहा कि इस गली की दूसरी जानब कोई रास्ता नहीं। हल्की हल्की फुहार अब बूंदाबांदी में बदल गई थी। इसने अपनी रफ्तार और तेज कर दी। कब्रिस्तान अभी भी 10-15 मिनट की दूरी पर था और रात अब खासी सर्द हो गई थी। देहात में रात को वैसे भी ठंड ज्यादा पड़ती है। रफ्ता रफ्ता बारिश में तेजी आने लगी थी। कच्चे रास्ते पर चलना दुश्वार हो रहा था। कीचड़ जूते के तलवे से चिपक कर इन्हें वजनी बना चुकी थी। इससे भी चलना दुश्वार हो चला था। सो इसने रफ्तार कम कर दी थी और फूंक फूंक कर कदम उठाने लगा था। मोटी मोटी बूंदें इसके जिस्म पर बरस रही थी। यूं लगता था जैसे कोई ताक ताक कर निशाने बांध रहा हो। दरख्तों के एक झुंड को करीब पाकर इसने आगे जाने का इरादा तर्क कर दिया और लपक कर इसकी पनाह में आ गया। एकदम यूं लगा जैसे वो अपने कमरे में दाखिल हो गया हो। वो जगह बारिश की पहुंच से दूर थी। हाँ, अलबत्ता इक्का दुक्का बूंदें अपनी राह निकाल लेती थी। इसका लिबास पूरी तरह भीग गया था और इसने अपने ऊपर कोई चद्दर भी नहीं ओढ़ी थी। सो सारा लिबास पानी से गीला हो गया था। सर्दी की शिद्दत जिसने दो चंद कर दी थी। फिर इसने लिबास को निचोड़कर इसमें दर आने वाला पानी निकालना शुरू कर दिया कि खुद को सर्दी से बचाने के लिए इसके पास और कोई हल भी तो नहीं था। पानी कम हो जाने से इसे किसी कदर राहत का एहसास हुआ था, लेकिन भीगे कपड़े अब भी उलझन सी हो रही थी। सुकड़ा सिमटा दिलावर दरख्त के मजबूत तने से टेक लगाए बारिश के रुकने की दुआएं करने लगा था। वो इसके अलावा और कर भी क्या सकता था। फैजपुर की दास्तान भी खासी दिलचस्प है। लगभग 7,000 नफूस पर मुश्तमिल इस दही किते को न बस्ती कहा जा सकता न कस्बा। वो इसके बैन की कोई चीज था। अपनी सहूलत के लिए इसे गांव कह देते हैं। इसके बासियों की अक्सरियत का रोजगार जमीन से जुड़ा था। काश्तकारी और ढोर डंगर पालना मरगूब पेशा ही नहीं, मुश्किल भी था। जमीन इनकी नजर में माँ थी तो इनके जानवर कमाऊ पुत कि जिनकी देखभाल वो अपने बच्चों की तरह किया करते थे। इनका दूध और इससे हासिल शुदा देसी घी नकद रकम से कहीं ज्यादा अहमियत के हामिल थे। करीबी कस्बे के ताजर ढूंढ ढूंढ कर महंगे दामों खरीदा करते थे, जिससे इनकी आमदनी में खासा इजाफा हो जाता था। सख्त जान और मेहनती तो वैसे भी बला के थे। सो एक सुदा जिंदगी बसर करते थे। चंद एकड़ जमीन का मालिक भी जमींदार कहलाता था और ये मामूली सी जमीन भी इनके घर की कफालत को काफी होती। जिसकी आमदनी कम भी होती तो वो अपने अखराजात में मुनासिब हद तक कमी लाकर अपनी जिंदगी को गुजारे लायक बना लिया करता। शायद यही वजह थी कि दीगर इलाकों की निस्बत फैजपुर के रहायशी खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे थे। एक और खूबी भी इनकी काबिले जिक्र थी कि वहाँ 9 कद ना 13 खुदार का सूल चलता था। यूं वो सूद जैसी लानत से बचे हुए थे। इसी सबब से हुदार के हाथी की निस्बत नगद की मुर्गी इन्हें ज्यादा वारे खाती थी। अमन व अमान की सूरत हाल भी खासी बेहतर थी। गांव वालों की कलील तादाद तजारत से मुंसलिक थी। दुकान या ठेले लगाकर अपनी गुजर बसर का सामान कर लिया करते थे। यूं इन्हें घर में ही रोजगार मिल जाया करता और बड़े शहरों या कस्बों में धक्के नहीं खाने पड़ते थे। गांव में एक सरकारी डिस्पेंसरी भी पाई जाती थी, जिसको चलाने की जिम्मेदारी करीबी कस्बे के एक कंपाउंडर की थी, जिसे उर्फे आम में डाकदार कहा जाता था। इसी कस्बे में 1-2 अताई डाकदार भी तशरीफ लाया करते थे, जो सरे शाम अपनी दुकान बढ़ाकर अपनी अपनी फटफटी पर घरों की राह लेते। सरकारी खजाने की रंग बिरंगी गोलियां खाता। दर्द बढ़ता गया जो कि दुआ के मुतरादिफ था। सो लोग ज्यादातर अताई हजरात का आसान शिकार बनते और इनकी महंगी दुआओं को तरजीह देते। यूं अताइयों का धंधा मंद नहीं होता था।
एक अदद बॉयज मिडिल स्कूल और एक गर्ल्स प्राइमरी स्कूल भी इस इलाके में मौजूद थे, जिनसे बखूबी ज़ाहिर होता था कि जदीद अलमी तरक्की से ये इलाका भी महरूम नहीं था। आज से 20 साल कबल इतनी तरक्की भी तसल्ली बख्श समझी जाती थी। ये दीगर बात के अहला इलाका तलीम की जानब कोई खास तवज्जो ना देते थे। सो इस गांव में लड़कों की तलीम हद 8 जबकि लड़कियों की 5 हुआ करती। शाज़ो नादर कोई इस आखिरी हद को क्रॉस कर पाता। अगर कोई इस हद से तजावज़ करता तो इसे करीबी कस्बे रसूलपुर जाना पड़ता था, और वो कौन सा कोई 2 कोस के फासले पर था। कमो बेश 30-32 किलोमीटर का फासला हायल था, जिसे रोजाना तय करने की हिम्मत कम लोगों में थी। बच्चे आखिर बच्चे हैं, इनमें भी तलीम का शौक तब परवान चढ़ता है जब बड़ों की सरपरस्ती और हौसला अफजाई में असर हो। रही सही कसर उस्ताजा की फर्ज शनासी ने पूरी कर डाली थी, जो अक्सर स्कूल से गायब और महज हाजिरी के रजिस्टर में हाजिर पाए जाते थे। इनकी दिलचस्पी बच्चों के शौक में इजाफा कर सकती थी, लेकिन जब मकसद सिर्फ तनख्वाह खरी करना और नौकरी बचाना हो तो फिर बेहतरी का इम्कान दम तोड़ दिया करता है। गांव वाले भी तो इस बात का कोई नोटिस नहीं लेते थे, वरना सूरत हाल बेहतर हो सकती थी। यूं टीचरों की चांदी हो गई थी। इस गांव में कभी कोई टीम आती ही नहीं थी, और कभी कभी आ भी निकलती तो इन्हें इसकी इत्तला किसी न किसी जरिए से टीम आने से कबल मिल जाया करती। यूं वो किसी कार्रवाई से अक्सर बच जाया करते थे। अगर कभी कभार बेखबरी में मार खा भी जाते तो कुछ देर दिलाकर अपनी बिगड़ी फिर से बना लिया करते थे। गांव के बीचों बीच कोई 10 एकड़ जमीन का एक टुकड़ा किसी मैदान की सूरत मौजूद था। इसे बाबा का डेरा कहा जाता था। ये बाबा फैजी का अतिया था, वही बाबा फैज जिनके नाम नामी की निस्बत से ये गांव फैजपुर कहलाता था। बाबा की इस जहान फानी से रुखसती नस्ब सदी का किस्सा थी। अब तो खाली कोई आदमी मिलता था जिसने बाबा जी के दर्शन कर रखे थे। बाबा बड़ा भला मानस बंदा था, एक बेगरस रूह। इस जगत बाबा की अपनी औलाद तो थी नहीं, सो गांव का हर फर्द इसके लिए अपनी औलाद की तरह था। लोगों ने बाबा जी की मोहब्बत में इन्हें बाबा बाबा कहना शुरू कर दिया था कि कहीं बे औलादी का दुख इसकी रूह का नसूर ना बने। कहने वाले कहते हैं कि ये सारा गांव बाबा की मलकियत था। सारी जमीन इसी एक आदमी की थी। गांव में बसने वाले लोगों को इसने खुद यहाँ लाकर आबाद किया था। फिर छोटे छोटे प्लाट्स में अपनी जमीन को बांटकर इन अफराद को दे दी। इन्हें इनकी मेहनत का एक खास हिस्सा मिल जाया करता, जो इतना जरूर होता कि इनकी गुजर बसर बासानी हो जाती। ये प्लाट 5 से 12 एकड़ के दरमियान होते थे, जो कुनबे के सैज के लिहाज से तकसीम किए जाते ताकि किसी के साथ नाइंसाफी ना होने पाए। भले आदमी थे, सो तमाम उम्र एक ही बीवी के साथ रहे और दूसरी शादी का सोचा तक नहीं। शादी ना करने की वजह शायद ये भी हो कि इन्हें अपनी बीवी से बेइंतहा प्यार था। फिर मुतकी शख्स थे, नाइंसाफी के तस्वर से ही इन्हें खौफ आता था। लोगों को इनके इश्क का अंदाजा तब हुआ जब अम्मा जी अचानक चल बसी। इसके बाद लोगों ने इन्हें अक्सर व बेशतर गुमसुम देखा। मुस्कुराहट तो गोया इनके लबों से रूठ ही गई थी। अम्मा बीबी बाबा जी की तरह गांव की हर दिल अजीज हस्ती थी। बच्चों और बच्चियों को कुरान मजीद पढ़ाने की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर थी। औरतों को खानादारी की तरबियत देना और इन्हें शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने पर माइल करना, ये भी इन्हीं की जात के साथ मखसूस था। सबके दुख सुख में शरीक होती। गोया दोनों मियाँ बीवी गांव के बुजुर्ग थे और हर एक काम में शामिल भी होते थे। इनसे पूछे और मशवरा किए बिना कोई काम करना गांव वालों की नजर में इंतहाई मायूब बात थी और बेबरकती का सबब भी। अम्मा की वफात के ठीक 1 साल बाद बाबा जी ने भी खुदा को दम दे दिया। वफात से चंद दिन पहले तक बहुत मालूल दिखाई देते थे। लगता था इन्होंने मौत की आवाज सुन ली थी। जब भी तो बार बार कहते, काश मैं तुम्हारे लिए वो सब कर पाता जो मैंने सोच रखा था। बस वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। बंद मुट्ठी से रेत की मंद निकल गया और वो बात मुकम्मल ना कर पाते। अच्छे भले ही थे, सहूलत से दिन गुजारा और इशा की नमाज की तकमील के साथ ही जिंदगी का सफर भी मुकम्मल हो गया। गांव वाले यूं रोए जैसे इनका कुछ भी बाकी न रहा हो। काफी अरसा शोक की फजा फैजपुर में तारी रही। कहते हैं कुदरत के पास वक्त से बड़ा मरहम कोई और नहीं। वक्त के साथ साथ आखिर वो मामूल की जिंदगी की तरफ लौट ही आए।
लेकिन बाबा जी और अम्मा बी के तस्करे कभी ना थम सके, थमते भी कैसे। इमोशन को याद रखना अहले वफा का खास मसलिक हुआ करता है और बस्ती के बासी एहसान फरामोश हरगिज न थे। अपनी वफात से चंद दिन पहले तमाम जमीन और सारे असासे इन्हीं लोगों के नाम कर दिए थे जो इनमें खेती बाड़ी किया करते थे। बाबा का डेरा जो लगभग 10 एकड़ पर मुहित था, अब पूरी बस्ती की मलकियत था। कोई फर्द वाहद इसे बेच नहीं सकता था। बाबा बस्ती के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन वक्त ने इन्हें मोहलत ना दी। स्कूल, हस्पताल और एक रफाई मरकज, इनका ख्वाब अधूरा रह गया। सादा दौर था। जिंदगी की जदीद सहूलत का दायरा अभी सिर्फ चंद बड़े शहरों तक महदूद था, वरना वो अपने इस मिशन को जरूर तकमील तक पहुंचाते। जिंदगी के आखिरी रोज बड़े मालूल दिखाई दिए थे। बार बार कहते, काश मैं तुम लोगों के लिए वो सब कर पाता जिसका मैंने ख्वाब देखा था। इंतकाल से कबल वसीयत की कि डेरे को खेल और दिगरी तमीरी सरगर्मियों के लिए वाकिफ कर देना। कभी तो हुकूमत को इस इलाके की तरक्की का ख्याल आएगा। वो दिन है और आज का दिन। गांव के लोग हर साल इनकी याद में उर्स की तकरीबात का एहतमाम करते थे। लोग अपने दोनों मौसनों की कब्र पर हाजिरी देते, फूलों की चद्दर चढ़ाते और फातिहा ख्वानी करते। बस्ती के हर फर्द को इस दिन लंगर के चावल मिलते जो वो तबरक समझकर खाया करते थे। उर्स की तकरीबात 3 दिन जारी रहती। बाबा के डेरे की रौनक दीदानी होती। वहाँ दूसरे और तीसरे दिन कुश्ती, कबड्डी, नेजाबाजी, घुड़सवारी, पंजा आजमाई और रस्सा कशी के जोरदार मुकाबले होते। इर्द गिर्द के इलाकों से टीमों को दावत दी जाती। दिलावर ने पिछले 5 सालों से अपनी महारत का सिक्का जमा रखा था। कोई इसके और इसकी टीम के आगे ठहर ना पाता था और यूं दिलावर वार एंड कंपनी मर्दे मैदान साबित होती। फतेहदाद गांव का एक सजीला नौजवान था। गांव के बड़े जमींदार करमदाद का अकलौता बेटा। जवानी जिस पे टूट के आई थी, अथरे घोड़े की तरह सरकश और कसरती बदन के मालक फतेहदाद को अपनी ताकत, चुस्ती और चालाकी पर बड़ा नाज था। गांव में इसका मुकाबला किसी के बस की बात नहीं थी। अपनी बहादुरी, जवां मर्दी और बाप के बेजा लाड़ प्यार ने इसे सरकश और खुद परस्त और अक्खड़ बना दिया था। इसका बाप करमदाद इन 5 अफराद में से एक था जिसे खुद बाबा ने अपना जानशीन बनाया था। ये अफराद बाबा की वफात के वक्त ना सिर्फ जवान थे बल्कि बहादुरी और मामला फहमी में अपना कोई सानी नहीं रखते थे और वक्त ने बाबा की दूर अंदेशी को साबित कर दिया था। इन 5 अफराद ने अपनी जिम्मेदारियों को बाखूबी सर अंजाम दिया था। अब तक ये सिलसिला इसी खुशसलूबी से जारी था। करमदाद इन सब में उम्र सीधा शख्स था। इसकी हैसियत एक लिहाज से गांव के सरपंच की थी। करमदाद में हफ्से इक्तदार होती तो कब कब यहाँ का बिला शिरकत गैर हाकम होता। अब यहाँ ये भी नहीं था कि वो कोई साधु दरवेश था, अच्छा भला दुनियादार शख्स था, लेकिन इसके मिजाज में एक तरह की फकीरी पाई जाती थी। सो वो सरदारी के लालच में गिरफ्तार ना हुआ था। शायद इसी सबब इसकी तकरीम इलाके के सरबराह से बढ़कर थी। 70 से ऊपर का होकर भी इसकी काठी सीधी थी और अज़म व हिम्मत जवानों को भी शर्माता। गांव के दीगर तमाम अफराद की तरह वो भी इन लोगों में शामिल था जिसने बाबा जी से जियादात में हिस्सा पाया था। आज का फैजपुर बाबा के ओहदे से खासा बड़ा था, लेकिन यहाँ वक्त रुका हुआ महसूस होता था। ये इलाका अपने बासियों की सादगी और कनात पसंदी के सबब जदीद तरक्की से ताहाल दूर था। सो ये शहर से दूर और अलग थलग भी था और बहुत हद तक कटा हुआ भी। लेते कि बिजली ही वो वाहद जदीद सहूलत थी जिसने इस इलाके का रुख किया था। अब ये सहूलत थी या मुसीबत, फैसला आप पर छोड़ते हैं। एक एमपीए को वोट देने की पदाश में इन्हें ये नेमत मैसर आई थी और वो भी इसी एमपीए की जाती दिलचस्पी के, वरना तो अगले कई साल बगैर बिजली के गुजर जाते। इस सादगी, कनात पसंदी और सियासतबाजी से दूरी ने ही इस इलाके को अमन का गहवारा बना दिया था। लेकिन फतेहदाद वखरी टाइप का आदमी था। अपने बाप का डर ना होता तो ना जाने वो क्या कर गुजरता। कम से कम गांव का चौधरी तो अब तक बन ही चुका होता। ये एक हकीकत है कि अपनी तमाम तर चालाकी, बेबाकी और उखड़ मिजाजी के बावजूद वो अपने बाप से डरता और कनी मार खाता था। फिर भी जहाँ जहाँ इसका बस चलता अपनी मर्जी खूब चलाता, बस हाथ जरा हौला रखता।
कि कहीं बाप को शिकायत का मौका ना मिले। इसे पता था कि बाप के बाद इसे इसके ख्वाब की तकमील से कोई नहीं रोक सकता था। दिन रात यही ख्वाब अपनी आंखों में सजाए। वो अपनी एक अलग दुनिया में महू था। गांव के चंद आवारा लोग इसके पीछे पीछे रहा करते थे। अपनी इस चंडाल चौकड़ी के गरूर में वो ज़हनी तौर पर गांव के किसी चौधरी की तरह इलाके में चकराता फिरता था। इसके चमचे इसकी खुशनुदी की खातर इसे चौधरी जी कहकर मुखातब करते तो इसका चौड़ा सीना और ज्यादा फूल जाता। अपनी नोकदार मूछों को खम देते एक अनोखी सी मुस्कुराहट इसके लबों पर रक्स करती। फिर यकायक इसे यूं लगा जैसे किसी ने इसे गहरी नींद से बेदार कर दिया हो। इसका खुमार जाता रहा और नशा हिरन हो गया। ये एहसास इसे एकदम से तो हरगिज नहीं हुआ था। कई साल तक वो इसे अपना वहम समझकर जुटलाता रहा था, लेकिन हकीकत को वहम कह देने से वो वहम तो नहीं बन जाती। कोई जितना भी इसे जुटलाए वो अपना वजूद मनवा कर ही रहती है, और इसके साथ भी यही हुआ था। एक दिन इसका वास्ता हकीकत से पड़ा तो इसे वो सारी आवाजें सच दिखाई देने लगी, जिसे वो जरा बार भी हमीयत देने पर तैयार नहीं था। ये दिलावर था जिसकी आमद वो आया, इसने देखा और फतह कर लिया साबित हुई थी। एक ही साल में गांव का हर फर्द इसके गुण गाने लगा था। पूरे का पूरा गांव गोया इसने तस्खीर कर लिया था। स्वाए करमदाद और इसके चेलों के हर शख्स के लबों पर इस पुर असरार हीरो की मोहब्बत भरे तस्करे गूंजा करते। तस्करे तो खैर इनके हाँ भी शबो रोज इसी सुरमा के होते, लेकिन जरा मनफी तरस से। दिलावर था भी तो कुछ ऐसा पुर असरार के अपने प्राय जिसे आसानी से नजरअंदाज कर भी कहाँ सकते थे। वो कहाँ से आया, इसके आगे पीछे कौन था, कोई था भी या नहीं, किस इरादे से आया था, क्या करना चाहता था, कोई कुछ भी तो नहीं जानता था। कोई जानने के लिए आगे बढ़ता भी तो वो बड़ी सहूलत से तर देकर साफ बच जाता। इसने पहला धमाका अपनी आमद के चंद ही दिनों बाद कर दिया था। ये इन दिनों की बात है जब बाबा जी के उर्स पर खेलों के मुकाबले जारी थे। हस्बे साबक फतह दादा हवा में दोनों हाथ बुलंद किए फतहाना अंदाज से मुस्कुराता हुआ मैदान का चक्कर लगा रहा था और खूब दाद समेट रहा था। इसके साथ साथ चलता हर कारा मुसलसल ऐलान कर रहा था, फतेह दाद मर्द मैदान है, कोई सूरमा अगर इसके मुकाबले में आना चाहे तो आगे बढ़े। तो करमदाद को इस बार भी शह जावरी का खास इनाम दे दिया जाएगा। मजमे में पुर असरार खामोशी सी छाई थी, और फिर बहुत से लोग ये देखकर हैरत से हैरान हो गए कि एक अजनबी हजूम के दरमियान से उठा और खरामा खरामा चलता हुआ मैदान के वस्त में बनाए गए उखाड़े में जमकर खड़ा हो गया था। लोग हैरत के झटके से बाहर आए तो तालियों की गूंज ने आसमान सर पर उठा लिया। पिछले कई साल से किसी में भी हिम्मत ना थी कि वो इस खुले चैलेंज को कबूल करता। करमदाद को भी एक झटका सा लगा था, लेकिन सिर्फ एक लम्हे के लिए, और अगले ही पल वो बड़ी रवानत से चलता हुआ उखाड़े में जा पहुंचा। कुछ ही देर में कलाई छुड़ाने का मकबूल आम मुकाबला शुरू होने वाला था, जिसका फतह एक बुरी मझ भैंस के बतौरे इनाम पाता और साल का रुस्तम कहलाता। मुकाबला शुरू हुआ तो लोगों ने सांस रोककर ये मंजर देखा कि करमदाद के फुलादी हाथ इस अजनबी की दाहिनी कलाई अपनी आहनी गिरफ्त में ले चुके थे, और फिर जो हुआ किसी की आंख इसे देखकर भी मानने को तैयार न थी। अजनबी ने अल्लाह अकबर का नाहरा लगाते हुए अपने सीधे हाथ की 2 उंगलियों को किसी लठ की तरह फतेह दाद की दाहिनी कलाई पर कुछ यूं मारा कि अगले ही लम्हे में इसकी कलाई करमदाद की गिरफ्त से आजाद हो चुकी थी। और फिर हजूम ने वो तालियां पीटी कि फतेह दाद का चेहरा गुस्से से स्याह पड़ गया। अब अजनबी की बारी थी। इसने अपने मखसूस अंदाज में मद मुकाबल की कलाई अपने हाथ में ले ली थी। आज वाकई अनहोनी का दिन था। करमदाद ने अपना सारा जोर सर्फ किया, हर कोशिश कर डाली, लेकिन कलाई ने ना छूटना था ना छूटी। फतेह दाद के दांतों तले पसीना आ गया। वो बार बार मचलता और उछलता रहा, लेकिन आज वाकई इसका दिन नहीं था। मुकाबले के सूलों के बरखिलाफ इसने दर्जनों बार जोर लगाया था, लेकिन फतह की देवी आज इसे दगा दे गई थी। बिल आखिर करमदाद आगे बढ़ा और इसने दिलावर का हाथ हवा में लहराकर इसकी फतह का ऐलान कर दिया। लोग ढोल पीटते खुशी से रक्स करते आगे बढ़े और इन्होंने दिलावर को अपने कंधों पर उठा लिया कि अब दिलावर ही इन सब का नया हीरो था। अपनी खुशी में इन्होंने अपने साबका हीरो की तरफ एक लम्हे के लिए भी देखना गवारा ना किया था।
सो इन्हें खबर ही ना हुई कि वो कब मैदान से गधे के सर से सिंह की तरह गायब हुआ। अपनी शिकस्त मानना और हजम करना कोई आसान काम तो नहीं होता, लेकिन ये तो हरफ आगाज था। आगे बहुत सी जिल्तें इसका मुकद्दर बनने वाली थी। शराबों में मिले तो नशा बढ़ जाता है, लेकिन स्वाद जाता रहता है। आज से पहले इसे ये एहसास एक बार भी नहीं हुआ था कि नशे की कसरत और तसलसल इसे बेकैफ कर रहा है। वो तो अपनी खाल में खुश और अपनी दुनिया में महू मगन था, इस बात पे खुश के इसके सारे दुख, सारे गम तन्हाई के इस नशे में रल मिल से गए हैं, जिससे इसकी जिंदगी किसी हद तक जीने या कम से कम जिंदा रहने के काबिल हो गई है। लेकिन वो भी तो एक आदमजादी था, चीख कर रह गया। चोट पड़े तो पत्थर तक चिल्ला उठते हैं, वो भी चीख उठा था, इतनी शिद्दत से कि अगर इसके लबों से खारिज होती तो आसमान में शगाफ डाल देती। लेकिन वो तो इसके अंदर कहीं गुटका रह गई थी। सो ना बुलंद हुई, ना कोई सुन पाया, हत्ता कि वो खुद भी नहीं। लेकिन खामोश चीख की अजियत इतनी ज्यादा होती है कि इंसान के वजूद को अंदर से बखेर कर रख देती है, इसके इतने टुकड़े काट डालती है कि कोई चाहे भी तो आसानी से जोड़ नहीं पाता। सो वो भी बिखर कर रह गया था। दुनिया जिसे एक फलादी इंसान मानती थी, अंदर से पानी पानी होकर रह गया था। दुनिया जिसे नाकाबिले तस्कीर कहती थी, खुद अपने आप से हार कर रह गया था। वो कि जिसपे कोई वार कारगर ना होता था, दहान पानसी एक लड़की के हाथों अपना दिफा किए बिना हार गया था। 6 माह कोई बहुत बड़ा अरसा नहीं होता, लेकिन इसे तो यूं लगा जैसे इसकी जिंदगी की सारी नसें इश्क की अनदेखी चोट सहते गुजर गई हों, और जो बाकी थी वो भी इसी रोग का सोग मनाते गुजरेंगी। इसे अपने बचाव की कोई सूरत नजर ना आती थी। सच है कि इश्क की गली की दूसरी जानब कोई रास्ता नहीं होता। इसमें दाखिले का दरवाजा तो होता है, लेकिन वापसी का नहीं, और दाखिली दरवाजा भी एक बार ही खुलता है, फिर इस पर भी बड़े बड़े ना नजर आने वाले कफल पड़ जाते हैं। कहते हैं प्यार इंसान को मजबूत कर दिया करता है। इंसान फरहाद बनकर पत्थरों में भी नहर खोद दिया करता है, लेकिन एक तरफा प्यार का असर इसके बिल्कुल बराकस होता है। ऐसे में इंसान इतना बुज़दिल हो जाता है कि इससे रस्सी भी डस लिया करती है। अपनी ही सोच बिच्छू बनकर शबो रोज डंग मारने लगती है। एक लड़की जिसने चद्दर से जिस्म को छुपाया हुआ है, टांगे से उतरती है तो इसकी चद्दर का एक कोना इसके अपने पाँव से यूं उलझता है कि इसका चेहरा नुमाया हो जाता है। ऐन इसी लम्हे इसकी नज़र इस पर पड़ती है तो यूं लगता है इसकी दुनिया में एक अनोखा सूरज तलू हो जाता है, जिसकी रोशनी इसकी अंधी दुनिया को एकदम रोशन कर देती है। यूं जैसे तारीख रात में अचानक पूरा चांद अपनी तमाम तर रोशनी के साथ एकदम जमीन पर उतर आए और दुनिया यकसर बदल कर रह जाए। बदली की ओट से ये चांद तलू होता है तो अगले ही लम्हे 2 रोशन हाथ इसकी सारी रोशनी अपनी हथेलियों में कैद कर लेते हैं। वो 2 हाथ जिसका चेहरा छुपा लेते हैं, जिससे खुद भी इस बात का एहसास हो चला है कि इसे देख लिया गया है, और ये भी कोई इसे देखकर कहीं खो सा गया है। शर्म की कोसे कज़ा चेहरे पर बिखरती है और वो कोमल वजूद यकायक दरवाजे की ओट में गरूब हो जाता है। इस मंजर को मुकम्मल होने में ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट लगे थे, लेकिन ना जाने क्यों इसे यूं लगा जैसे कायनात थम सी गई हो। वक़्त जो कभी किसी के लिए नहीं रुका, कम से कम आज रुक सा गया था। कहीं पर वो गिर चुका था, कहीं हिजाब उठ रहे थे। वो महजबीन तो हवा के घोड़े पर सवार थी। सो ना इसके आने का पता चला ना जाने का, लेकिन वो तो यूं जमकर रह गया था जैसे जमीन ने बड़ी मजबूती से इसके पांव जकड़ लिए हों। बाकी रहा दिल तो वो इसी लम्हे लापता था जब वो चांद इसके हरसू रोशनी बखेर कर दरवाजे की ओट में कहीं रूह पोश हो गया था। ना जाने कितनी देर वो खामोशी के आलम में वहां बुत बना खड़ा रहा। अच्छी बात ये हुई कि गली इस वक्त सुनसान थी और इस दौरान वहां से कोई भी ना गुजरा था, वरना इसका इश्क अगले ही पल बेनकाब हो जाता। फिर कहने को तो वहां से चला आया था, लेकिन अपना आप इसी गली इसी मंजर में कहीं छोड़ आया था। 2 पल का ये मंजर ही अब इसकी कुल कायनात थी। इसी कायनात में इसका अपना आप जाने कहाँ गुम होकर रह गया था, और ढूंढने का होश भी किस काफर को था। इस पर तो तुझसे मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलकर उदास रहता हूँ। इस पर ऐसी कैफियत तारी थी जिससे बाहर निकलना दुश्वार भी और इसे नामंजूर भी। अगली बार वो फिर मद्दे मुकाबल आया तो मैदान एक बार फिर दिलावर के हाथ रहा। हर अनफरादी मुकाबले में शिकस्त के बाद इसने इज्तिमाई मुकाबले की ठान ली।
लेकिन हुआ ये कि हर बार दिलावर ही की टीम मर्दे मैदान रही और इसके दिल में ये ख्याल जड़ पकड़ गया कि वो क़यामत तक भी इससे मुकाबला क्यों ना करता रहे। हर बार इसके हिस्से में हार ही आनी है। ज़ाहिर इसने हार नहीं मानी थी और मुसलसल इससे बस जिद आजमा रहा, लेकिन इसके अंदर कहीं एक कोने में ये ख्याल बैठ गया कि वो इस बला से कभी जीत नहीं सकता। रफ्ता रफ्ता ये ख्याल अपनी जगह बढ़ाता चला गया और वो सिवाय हार जाने के कुछ भी तो ना कर पाया था। और फिर वो इसकी जिद बन गया। घी सीधी उंगली से ना निकला तो इसने उंगली टेढ़ी कर ली, लेकिन वो हर बार मक्खन से बाल की तरह साफ बच निकलता। एक दिन बैठे बिठाए इसे ख्याल आया तो वो उछल ही पड़ा। फिर इस पर जितना गौर करता गया कायल होता गया। दिलावर कोई इंसान नहीं है, वो तो कोई भूत प्रेत है। हाँ, भूत प्रेत। ये ख्याल रफ्ता रफ्ता पुख्ता होता चला गया और धीरे धीरे इससे ये यकीन होने लगा कि गांव की सरदारी का ख्वाब अब कभी शर्मिंदा तबीर नहीं होगा। एक इंसान भला किसी छिलावे किसी सेब से मुकाबला कर भी कैसे सकता है और इससे जीतना नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन बात है। ये सोच इसके अंदर मजबूत होती गई और करार लूटती चली गई। फतेहदाद, मेरी एक बात मान ले यार। वो क्या? तूने दुश्मन पर अपना हर वार आजमा लिया, लेकिन फतह की देवी तुझ पर मेहरबान ना हुई। तूने सोचा आखिर इसकी वजह क्या है? मुझे इसका पता होता तो तुझे ना बताता। एक ही तो तू यार है मेरा, मेरी सीधी बाह है तू, और मेरी कोई बात तुझसे छुपी हुई तो नहीं है। इसकी वजह यह है कि हमने इसका मुकाबला हमेशा जज्बात से किया है, कभी अक्ल इस्तेमाल नहीं की। मैंने जब जब तुझे इस बारे में समझाना चाहा, तू हाथ उठाकर मुझे गल करने से रोक दिया और मैं तेरी वजह से रुक जाता रहा। अब तू मेरी एक बात ले, एक बार तू अक्ल का हथियार इस्तेमाल कर लेने दे, देख वो कैसे ज़ेर नहीं होता। ना बता देना मेरा, अगर कोई कामयाबी तेरे हाथ ना लगे। ये सीधा था फतेहदाद का दस्ते रासत, जिसकी सारी ताकत इसकी खोपड़ी में बंद थी। हाथ से ज्यादा अक्ल के इस्तेमाल का आदी। यार, कहता तो तू ठीक ही है। वाकई हमने कई साल ख्वाम खास आया कर दिए, सारे पिंड की मलामत भी उठाई और अपना वकार भी गंवाया। अब वक्त है कि तेरी तरफ देखा जाए, तेरी बात सुनी जाए, तेरे मशवरे पर ध्यान दिया जाए। फतेहदाद ने गोया हथियार डाल दिए थे। शीदे का इस तरह का चेहरा खुशी से जगमगा उठा था और फिर इसी के मशवरे पर इसने अपने ही ग्रुप के एक खास बंदे को इस पर हर वक्त नजर रखने और इसकी मामूली से मामूली हरकत नोट करने का हुक्म दिया। साथ ही इनसे इसने बड़े अनाम का वादा भी कर डाला, जो ये कि सब खामोशी से सुनता रहा था। अनाम की मोटी रकम के जिक्र पर चौंक उठा। इसकी आंखों की चमक एकदम बढ़ सी गई और चेहरा जगमगा उठा, जो ये जाहिर करता था कि इसे अनाम का सुनकर बड़ी खुशी हुई है। अंदाज बताता था कि वो ये मौका कभी गंवाना नहीं चाहता था। इसकी सारी जिंदगी का हासिल बस वही एक मंजर था, वही मंजर के जिसने ख्वाबो ख्याल की दुनिया बड़ी सहूलत से हथिया ली थी। सोते जागते उठते बैठते एक ही ख्याल जंजीर बनकर इसे अपनी गिरफ्त में ले चुका था। फरार की कोई राह अगर होती भी तो इसे कब गवारा थी। इसने अपनी जिंदगी में इतना मुख्तसिर पर्दा कब देखा था। दो सफेद सफेद हाथों में इसकी जिंदगी, इसकी कायनात यूं छुपी थी, ढूंढे नहीं मिलती थी। अब ऐसा नहीं था कि इसे औरतों से नफरत हो या आज से पहले इसने कोई हसीन औरत ना देखी हो। हाँ, ये जरूर था कि वो इनसे हमेशा महफूज फासले पर रहा था। इसने ऐसा किया था तो इसमें भी एक शाउरी कोशिश का दखल था। सब के बावजूद भी ये अजब इत्तेफाक था कि वो इस मखलूक से अलग थलग ना रह पाया था। इसकी सारी जिंदगी तो घूमती ही एक ऐसे वजूद के गिर्द थी जो इसकी कुल कायनात था। नानी अम्मा ना होती तो जाने कब का बिखर चुका होता। जाने कितने बरस इसे नानी ने पाला, कब इसे उठा के लाई, वो कुछ नहीं जानता था। खबर थी तो फकत इतनी कि इसके वालिदैन के कत्ल के बाद से वो नानी के साथ था। 2 साल का बच्चा कब जान पाया होगा कि इस पर क्या क़यामत बीत गई। शाऊर की उम्र को पहुंचा तो अपने माँ बाप का ख्याल रह रहकर और बेइंतहा शिद्दत के साथ इसे सताने लगा। इसके पे दड़पे और मुसलसल सवालात से आजिज़ आकर नानी माँ ने इसके माजी का पर्दा चाक किया। कत्ल करने वाले कोई गैर नहीं थे, तुम्हारे अपने थे। माँ बाप ने तेरे बाबा को अपनी क्लास फेलो से शादी पर आग करके घर से निकाल दिया, जबकि तेरी माँ के घर वालों ने तेरी माँ से हर तरह का ताल्लुक तोड़ लिया।
मैं नहीं जानती कि फिर क्या हुआ। वो अपने घर वालों से छुपते फिरे। तेरे दादा बड़े सख्त गीर इंसान थे, तेरे नाना भी कुछ कम ना थे। दोनों ने ठान ली थी कि इन्हें मजा चखाकर ही दम लेंगे। जद्दी पुश्ती जमींदार थे, आज़ादी के हरगिज कायल न थे। इत्तेफाक से तेरी अम्मी और अब्बू खानदान भर के अकलौते फर्द थे जिन्होंने बगावत की और यूनिवर्सिटी तक पहुंचे थे। वो लाडले ना होते तो कभी ऐसा ना कर पाते, और फिर इत्तेफाक कुछ ऐसा हुआ कि वो ये हरकत कर बैठे जिसे जहालत समझा गया। शायद जानते थे कि इनके वालिदैन शादी पर कभी राजी ना होंगे। मैं तेरी नानी की दूर पार की रिश्तेदार थी और बेवा के दिन गुजार रही थी। तेरी माँ ने जब तुझे मेरी गोद में डाला, मुझे यूं लगा खुदा ने मुझे अपनी औलाद से नवाज दिया हो। मैं जो शोहर के होते माँ ना बन सकी थी, इसके जाने के बाद एक बेटे की माँ बन गई। चंद दिन बाद मुझे अखबार के जरिए एक ट्रैफिक हादसे में इन दोनों की हलाकत का इल्म हुआ, तो मैं समझ गई कि किसी एक का दाव चल गया है। सो उसी दिन मकान औने पौने दामों बेच दिया और इस गांव चली आई। मैं इतना दूर आ गई कि कोई भी मुझे ना ढूंढ पाए। अब तुझे अपनी कसम देती हूँ कि अपने माजी को भूल जाओ। बस तुम मेरे बेटे हो, मेरी वाहद कमाई। मैं तुझे खोना नहीं चाहती। मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाओ कि आइंदा कभी मुझसे इस बारे में ना तो कोई सवाल करोगे, ना ही कभी लौटकर मासी की दुनिया में जाओगे। और इसने नानी माँ के सर पर हाथ रख दिया था। दोनों गले लगकर खूब रोए भी थे। जब्बत के सारे बंधन टूट चुके थे और अब अंदर टूट फूट हो रही थी। अपने प्यारों का मातम कौन करता। एक हफ्ते बाद तैफे ने ये रिपोर्ट पेश की। वो एक झोंपड़ी में मुकीम है जिसके इर्द गिर्द कई शीशम के दरख्त हैं। छड़ा छांट आदमी है, सारा दिन इन्हीं दरख्तों की छांव में पड़ा रहता है। मैंने किसी को इसके घर आते जाते नहीं देखा। सुबह बहुत जल्द उठ जाता है और कई घंटे कसरत करता रहता है। इसके बाद सरदाई बनाता है और गटा गट चढ़ा जाता है। फिर खेतों में निकल जाता है। 2 घंटों के बाद वापस लौटता है और आकर सो जाता है। दोपहर के वक्त अकरम के होटल पर रोटी खाने चला जाता है और वहीं 1 घंटा बैठा रहता है। कई लोग आकर मिलते हैं और अपना दुख सुख बयान करते हैं। वापिस आकर फिर लेट जाता है। शाम को घर से निकलता है और मगरिब के वक्त फिर घर लौट आता है। कोई काम वाम बिल्कुल भी नहीं करता। मैं हैरान हूँ कि इतना जीदार आदमी गांव की लड़कियां जिस पर जान देती हैं, भला क्यों कर रूखी फीकी जिंदगी गुजारता है। मजाल है किसी की जानब आंख उठाकर भी देखे। जवानी का अथरा घोड़ा औंधे मुंह गिरा दिया करता है, मगर इसके रंग डंग ही निराले हैं। पहले मैं भी शक में था, लेकिन अब तो मैं भी यही कहूँगा कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि भूत प्रेत है। पूरा हफ्ता इसके पीछे साई की तरह लगा रहा हूँ। मजाल है कि इसकी मसरूफियत में जरा बराबर भी फर्क आया हो। अगर आप इसे कसरत करते देख लेते तो आप भी इस नतीजे पर पहुँचते। खुदा की पनाह, वो तो थकने का नाम ही नहीं लेता। जितनी सरदाई वो एक वक्त में पी लेता है, 10 आदमी मिलकर भी ना पी सकें। आप माने या ना माने, ये बहरहाल तय है कि वो हम आप जैसा कोई इंसान नहीं, हवाई मखलूक है। याद है कितनी बार हम इससे उलझे, कितनी बार इसे घेरे में लिया, कितनी दफा इस पर बढ़ चढ़कर वार किए, लेकिन इस जिन के बच्चे ने पकड़ाई ही ना दिया। अक्सर हमले के दिन घर से गैब पाया जाता। कई बार मिला भी तो छलावे की तरह गैब हो गया। कभी चुंगल में आया भी तो हमारे कई जवानों को ऐसा बिछाया कि बेचारे कई दिन बिस्तर से ही न उठ सके। मार के जिक्र पर तैफे का हाथ बेअख्तियार अपनी गद्दी की तरफ उठ गया और बेसाख्ता सहलाने लगा था। तैफा अब तक दिलावर का हाथ नहीं भूला था, जो दुराने लड़ाई इसे एक बार पड़ा था। किसी को इसके आगे पीछे का कुछ पता नहीं। जमीन से उगा है कि आसमान से उतरा है, किसी को खबर नहीं। क्या ये बातें ये साबित नहीं करती कि एक पुरअसरार शख्स है, बिल्कुल किसी भूत प्रेत की तरह। वो ना जाने क्या कुछ कहता रहा। फतेहदाद इस दौरान हूँ हाँ करता रहा। वो किसी गहरी सोच में गर्क था। इसने नानी माँ से वादा तो कर लिया था, लेकिन ये वही जानता था कि इसने खुद को कैसे काबू में रखा। इसे खून के रिश्तों से नफरत सी हो गई और मोहब्बत से खुदा वास्ते का बैर। इसे बस 2 रिश्तों पर इत्मीनान था, एक नानी माँ और दूसरा जिगरी यार दिलनवाज, जिसे वो दिलबर कहकर मुखातब किया करता था। दिलावर और दिलबर गोया यकजान 2 कलब थे। वो आग और पानी का मिलाप था। दिलावर जितना गर्म मिजाज था, दिलबर इस कदर ठंडा ठार। पानी बिल आखिर गालब आया।
दिलावर की जिंदगी में जो खला था वो दिलबर ने कुछ यूं पुर किया कि दिलावर मजबूत पहाड़ में बदल गया, जिसकी ऊपरी सतह देखकर कोई ये अंदाजा नहीं लगा सकता कि इसके अंदर लावा पक रहा है। ये लावा मोहब्बत के रूप में यूं निकला कि इसे जलाकर भस्म कर डाला। अव्वल तो इसे खुद अपनी दिमागी हालत पर शक हुआ। वो और इश्क, जिसकी दुनिया इसी इश्क ने उजाड़ दी, वो भला क्यों कर इसका शिकार होता। वो कि जिसने सारी उम्र इस महरूमी के साथ गुजार दिए थे कि वो एक बार भी अपने वालिदैन की सूरत नहीं देख पाया था, भला कैसे मोहब्बत का शिकार हो सकता था। लेकिन इसकी तमाम तर कोशिशें नक्श बर आब साबित हुई। आखिर कब तक जुटलाता। कभी न कभी तो इसे ये यकीन आना ही था कि वो भी अब मोहब्बत की कैद में है। ये यकीन आया भी तो तब जब इश्क का वायरस इसे गुन की तरह चाट चुका था।